हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सैलाइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी हमारे संविधान की विशेषता क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑलमोस्ट सारे कंट्री से प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, और जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कब 1949 में, उसके बाद देखो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, जैसे कि 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd, 74th, 97th, 101st। इन पर्टिकुलरली इन सारे अमेंडमेंट्स के कारण बहुत चेंजेस भी हुए हमारे संविधान में। अब देखो ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब कब हुआ था, ये 1976 में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमारे संविधान के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। ठीक है, इसलिए हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सारे अमेंडमेंट्स के बारे में डिटेल से हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब एक एक कर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्लासिफाइड होता है रिटन और अनरिटन में। रिटन जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यानी लिखित संविधान है, उसमें सबसे लेंथीएस्ट, सबसे जो लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है? इंडिया का। ठीक है, अब देखो ओरिजिनली जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 में, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में प्रेजेंटली हमारे पास क्या है? एक प्रियम्बल है, अबाउट 470 आर्टिकल्स हैं डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो एलिफेंटाइन साइज है, इसमें 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो रीजंस। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज का पहला रीज़न क्या है? जोग्राफिकल फैक्टर्स, है ना, कि हमारा कंट्री क्या है, बहुत वास्ट है, डाइवर्स है, तो ये भी एक रीज़न है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इन्फ्लुएंस था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंट्रल और स्टेट के लिए। और डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल ल्यूमिनरीज का डोमिनेंस था। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। ठीक है, अब देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें लगभग 60 कंट्रीज़ का संविधान पढ़ा गया और फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर प्राउडली अक्लेम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर प्राउडली अक्लेम करते हैं, मतलब कहते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के सारे नोन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रैंसैकिंग छानने के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, अब देखो हमने कहाँ से कौन से फीचर्स लिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए? फेडरल स्कीम, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो सारे फीचर्स हैं ये हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को भी हमने इसी एक्ट से लिया। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और वी आर अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। आधे से भी ज़्यादा प्रोविजंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में या तो इस एक्ट से आइडेंटिकल है या फिर बहुत ही मिलते जुलते हैं इस एक्ट से। ठीक है, अब देखो हमने यूएसए से क्या क्या लिया, कौन कौन से फीचर्स लिए। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, ये सारे फीचर्स हमने कहाँ से लिए? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, ये सारी फीचर्स हमने ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया, इरिस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और क्या है, मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा, ये भी हमने इरिस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, कि फेडरेशन तो होगा लेकिन सेंटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, फिर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे फीचर्स हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछता है। अच्छा, हमने प्रियम्बल चैप्टर हमने पढ़ाया है, ठीक है, पिछले वीडियोस में, तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। हमारे जो प्रियम्बल में इक्वालिटी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया से हमने कहाँ से लिया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। और वेमार ऑफ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। अब तीसरा फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, ऐसा मतलब उसको अमेंड करने के लिए ना स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है कि जैसे हम ऑर्डिनरी लॉज बनाते हैं ना, उसी सेम मैनर में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों है, साइंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों है। आर्टिकल 368 हमें 2 टाइप्स के अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किया जाता है। ये क्या होता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हर हाउस से 2/3 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट और वोटिंग करते होने चाहिए। मतलब लोकसभा से भी 2/3 मेंबर्स, लोकसभा से भी 2/3 मेंबर्स और राज्यसभा से भी 2/3 मेंबर्स, ठीक है, ये प्रेजेंट और वोटिंग करते होने चाहिए। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ये क्या होता है, ये स्पेशल मेजॉरिटी होता है। सम अदर प्रोविजंस can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total states। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2/3 मेंबर्स जो हैं हर हाउस के प्रेजेंट और वोटिंग करते होने चाहिए एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस होना चाहिए। ये तो चाहिए ही स्पेशल मेजॉरिटी, प्लस क्या चाहिए, रैटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब जो टोटल स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें से हाफ स्टेट क्या होनी चाहिए, एग्री करते होने चाहिए, है ना, उनका मतलब हाफ स्टेट क्या करते होने चाहिए, एग्री करते होने चाहिए कि हाँ ये अमेंड होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों समझ में आया। एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किए जाते हैं इन मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। फोर्थ फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी पेयर्स। अब देखो फेडरल क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या है कि पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स कंटेन करता है। मतलब क्या है कि हमारे में ज़्यादा यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स है, ठीक है। अब देखो फेडरल फीचर्स क्या क्या है, 2 गवर्नमेंट है, डिवीज़न ऑफ पावर है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान, दिस सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फेडरल फीचर्स हैं। अब देखो यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब देखो, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हमारे जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, सेंटर अपॉइंट करता है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारे फीचर्स किसके हैं, यूनिटरी के। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स कंटेन करता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा किसकी है, यूनिटरी की, ठीक है। अब देखो, क्वासी फेडरल, केसी वेरे ने क्या कहा है, क्वासी फेडरल। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। इवोर जेनिस ने क्या क्या कहा है, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब फिफ्थ फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने अभी पढ़ा था कि हमने ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मतलब ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं हम वो देखते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, हमारे यहाँ क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव भी है। बी, मेजॉरिटी पार्टी रूल, है ना, मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है। सी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। डी देखो, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेटिव, है ना। ई, लीडरशिप ऑफ द पीएम और सीएम, पीएम और सीएम का लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का। एफ क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। सिक्स्थ फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, साइंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे में दोनों है, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रीन है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये किससे एसोसिएटेड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी किससे है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। The scope of judicial review power of Supreme Court in India is narrower than that of what exists in the US, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इन इंडिया, प्रॉपर साइंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। हम कह सकते हैं इंडिया में क्या है, प्रॉपर साइंथेसिस है, ठीक है, ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में। अब देखते हैं सेवन्थ फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। अब देखो, हमारे कंट्री के सबसे मतलब हमारे जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, है ना। और उसके हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है, हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, देखो सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। उससे नीचे कौन आता है, हाई कोर्ट्स, और फिर उससे नीचे कौन आता है, लोअर कोर्ट्स, है ना। लोअर कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और अदर लोअर कोर्ट्स हो गए। अब देखो, यही जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज, ठीक है। यही जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ना, वो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों इन्फोर्स करता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट है ना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स है, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस इंश्योर करती है, ठीक है, मतलब प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो क्या क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है, क्या इंश्योर करने के लिए, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए। एट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी हमारा मौलिक अधिकार। ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। ये हमें गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट सारे सिटीजन्स को। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 तक। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अब देखो, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वे हम शॉर्ट में समझते हैं। अब देखो, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 भी हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको 1978 में
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर कर, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर कर लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट और राइट्स आर ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेटरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है, उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब देखो 9th फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में DPSP लिखे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर DPSP को क्या कहते हैं, नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर कहते हैं। कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, अब देखो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब ये प्रमोट क्या करता है, meant for promoting the ideas of social and economic democracy। ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाहता है और ये नॉन जस्टिसेबल होता है नेचर में। 10th नंबर पे देखते हैं, 10th फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये ऐड किया गया था कब, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसको रिकमेंड कौन किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और ये भी क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है नेचर में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th फीचर के बारे में, सेकुलर स्टेट मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडियन स्टेट है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, ये जो टर्म सेकुलर है इसको प्रीएम्बल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया था। इसका सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि हम सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे और सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। और हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, हम सबको इक्वली प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, अब देखो 12th नंबर पे आते हैं कि अब नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या है कि जो भी लोग जो 18 ईयर से ज़्यादा के एज के हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, राइट टू वोट है। मतलब कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो कि 18 ईयर्स के या फिर 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस रिलीजन के हैं, या फिर आपका जेंडर ये है तो आप वोट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी लोग 18 ईयर्स या फिर उससे प्लस के होंगे वो क्या कर सकेंगे, वोट दे सकेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे इलेक्शन का बेसिस क्या है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हम लोग क्या है कि जो भी लोग 18 ईयर्स से ऊपर के हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अब हमारे वोटिंग एज को 21 ईयर्स से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, कब, 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया था। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स इंजॉय करेंगे ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टेन मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश किए हैं। दे आर इन्वेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कौन से हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट 15th नंबर पे क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। ये भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है। इमरजेंसी प्रोविजन टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि हम अपने कंट्री का क्या है, सोवरेनिटी, यूनिटी मतलब एकता, अखंडता, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं ना। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। अब 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविज़न होते हैं, मतलब 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और 365, एंड थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है। अब देखो एक यूनिक फीचर देखो, ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 16 नंबर पे क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट। 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 have added a third tier of government that is local। ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा एक थर्ड टियर गवर्नमेंट भी ऐड किया गया। ठीक है, देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या हुआ कि गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोनाइजेशन मिला किसको, पंचायत को, रूरल लोकल गवर्नमेंट को, बाई एडिंग अ न्यू पार्ट 9 एंड अ न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोनाइजेशन टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बाई एडिंग अ न्यू पार्ट 9th A एंड अ न्यू शेड्यूल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 17th फीचर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 द्वारा इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस किए हैं। फर्स्ट, पहला कौन सा था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, सेकंड क्या, अ न्यू DPSP ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 43B, एक न्यू DPSP को इंक्लूड किया गया। ठीक है, ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 43B। और देखो तीसरा क्या है, एडेड अ न्यू पार्ट 9th way in the constitution which is entitled as the cooperative societies article 243 ZS to 243 ZT। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।